हेलो फ्रेंड्स, आदर सत्कार अभिनंदन आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एनके में। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक जीआईटी सिस्टम का, जो एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसका नाम है दोस्तों GERD, यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं ये डिजीज होती क्या है। तो दोस्तों, ये डिजीज है जो जर्ड है ना। ये क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना स्टोमक है, देखिए दोस्तों, ये अपना स्टोमक है। ठीक है, स्टोमक बना दिया। ये स्टोमक है जो अभी इस यहाँ स्टोमक और ये इसोफेगस जुड़ रही है। अब इसोफेगस में दो स्पिंसर होते हैं, एक तो अपर इसोफेजियल स्पिंटर और एक लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। तो दोस्तों, क्या होता है, जो लोअर इसोफेजियल जो स्पिंटर है वो क्या हो जाता है, लूज, यानी वहाँ की मसल्स वगैरह है वो लूज हो जाती है। इस कारण जो जीआईटी का जो स्टोमक के अंदर कंटेंट होता है वो क्या करता है, बैकवर्ड फ्लो करता है। अब देखो, नॉर्मल इंसान में क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल फिजियोलॉजी में ये होता है, ये हमारा स्टोमक है, यहाँ ये आया, यहाँ पर यहाँ से फूड एंटर किया अपनी जीआईटी के अंदर, यहाँ लोअर इसोफेजियल वो है, स्पिंटर है, यहाँ स्टोमक में आया, स्टोमक से क्या है, स्टोमक में स्टोर रहता है। अब ये क्या करता है, यहाँ पर ओनली ऑन वन वे कन्वे करता है, यानी इसोफेगस से स्टोमक में आ जाता है। लेकिन जो लोअर इसोफेजियल स्पिंटर है वो बैकवर्ड फ्लो की परमिशन नहीं देता। लेकिन एक डिजीज वाली जो जड़ है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो इसोफेगस का लोअर स्पिंटर है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, उसमें डिजीज हो जाती है। जिस कारण से जो जीआईटी के जितने भी कंटेंट हैं, जैसे स्टोमक में रहेगा। तो दोस्तों, हमने उसका क्या पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। उसके बाद में बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर की, क्या क्या इसके कोजेज हैं, रिस्क फैक्टर हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला रिस्क फैक्टर आता है कंजेनाइटल वीक स्पिंटर, जो यानी कि लोअर इसोफेगस का है स्पिंटर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक स्पिंटर। वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। उसके बाद तो क्या है, वो अगर वो लूज हो जाएगा तो वहाँ से गैस्ट्रिक सिक्रेशंस क्या करेगा, वो बैकवर्ड फॉलो करेगा इसोफेगस में, तो हमें बर्निंग सेंसेशन वगैरह देखने को मिलेंगे। उसके बाद में ओबेसिटी, ओबेसिटी जो ओबेस क्लाइंट है, अगर ओबेस है तो उसके पेट वगैरह जो स्टोमक है वो ज़्यादा रहेगा, तो क्या रहेगा कि उसमें प्रेशर लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से बैकवर्ड फ्लो होने के चांसेज है। उसके बाद में प्रेग्नेंट लेडी में क्या है कि यूट्रस है, उसकी साइज बढ़ती है। तो यूट्रस की साइज बढ़ेगी दोस्तों, तो वो बैकवर्ड प्रेशर लगेगा स्टोमक पे, यानी अपर साइड में स्टोमक के ऊपर प्रेशर लगेगा, जिससे वो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो अपर की ओर क्या होंगे, बैकवर्ड फ्लो हो जाने की कोशिश करेंगे। बाद में हैवी वेट लिफ्टिंग पर्सन, जो पर्सन्स हैं दोस्तों, जो ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं, जिसको अपनी क्षमता से ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं। उसके बाद कॉफ़ी, कोला, चॉकलेट, जो आप कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स ये पीते हैं दोस्तों, इनसे भी जर्ड होने का खतरा है। उसके बाद में मिल्क, यानी मिल्क पिएंगे, उससे भी खतरा है। जो आप स्पाइसी फूड जो आप खाते रहते हैं, बर्गर, चाउमीन, ये सब आ गई, जितने भी फास्ट फूड हैं
वो क्या करेंगे, जीआईटी को इरिटेट करेंगे, जिससे वहाँ पर क्या होगा, उसका बैकवर्ड फ्लो होगा। उसके बाद में स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, यानी जो नशा है वो हर चीज डिजीज का क्या है, कारण है। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप स्मोकिंग और एल्कोहल कंजप्शन तो नहीं करें। ठीक है, और चीज़ों से मान लो कंट्रोल ना हो, लेकिन इन चीज़ों पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तीन चीज़ें कंट्रोल है, स्पाइसी फूड, स्मोकिंग और एल्कोहलिज्म। ये तीन चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके रिस्क फैक्टर। तो चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में देखते हैं सर कि इसमें क्या आएंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो पहला सबसे बड़ा इसके साइन सिम्टम्स में देखने को मिलेगा हार्ट बर्न। दोस्तों, जैसे ही जीआईटी के जो सिक्रेशंस हैं, देखिए दोस्तों, ये जीआई मैंने ये बना दिया, स्टोमक बना दिया, ये नीचे तक बना दी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है दोस्तों, बना दी। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, अब यहाँ के कंटेंट यहाँ पर जाएंगे तो इसमें क्या है, HCl। तो HCl है तो यहाँ पर इसोफेगस के अंदर HCl जाएगा। तो इसोफेगस के अंदर HCl जाएगा तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा पेन जैसा लगेगा, यानी कि कुछ जल रहा है, ऐसा पेशेंट को क्या होगा, महसूस होगा। अगर ऐसा महसूस होगा, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, हार्टबर्न। दूसरा क्या आएगा सिम्टम्स, डिसपेप्सिया, यानी डिफिकल्टी इन डाइजेशन, यानी जो आप खाते हैं उसका इजीली क्या नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको रहेगी। उसके बाद में इरिटेबिलिटी, यानी आपको इरिटेशन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर आपका वेट गेन होगा, कि आप जो कंटेंट्स हैं वो खाएंगे, उसमें आपको वेट गेन होगा। बाद में आपको क्या आएगी, कफिंग आएगी। उसके बाद में आपको क्या होगा, एनीमिया होगा। ठीक है, लेस इनटेक ऑफ फूड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेन। आप क्या करेंगे, आप फूड का कम इनटेक करेंगे प्रेजेंस ऑफ पेन के कारण। ठीक है, पेशिव रिगर्जिटेशन होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं आगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन क्या है दोस्तों। तो डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के अंदर आप किसी भी डिजीज का आप डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन कर रहे हैं, उसमें आपको क्या करनी है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। दोस्तों, आपको कोई भी टॉपिक हो वहाँ पर आपको हिस्ट्री लेनी है और फिजिकल एग्जामिनेशन तो करना ही करना है दोस्तों। उसके बाद 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग करेंगे दोस्तों, यानी जो 24 आवर्स है उसमें अलग अलग टाइम पर क्या करेंगे, पीएच। और पीएच मोर देन कब करेंगे, कितना करेंगे, 3 टाइम। ठीक है, पीएच कितना आता है, 4 से कम आता है, तो ये क्या दर्शाता है कि आपको जेड यानी GERD है। ठीक है, कितनी बार करेंगे दिन के अंदर, 3 टाइम से ज़्यादा कर सकते हैं। पीएच कितना आना चाहिए, जो 4 से कम अगर पीएच आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको जेड है, यानी। उसके बाद अपर जीआईटी एंडोस्कोपी। तो दोस्तों, अपर जीआईटी की हम क्या करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे। तो दोस्तों, एंडोस्कोपी में देखिए क्या करते हैं। अब ये माउथ, सॉरी, अब देखिए मैंने ये बना, ठीक है सॉरी, मैंने, दोस्तों देखिए, ये ये जीआईटी बना दी, जीआईटी बना दी। अब इधर से क्या करेंगे,
ऊपर से एक वायर डालेंगे जिसमें क्या होगा, बल्ब लगा होगा। उस बल्ब की सहायता से पूरे को चेक करेंगे, कंप्यूटर से कनेक्ट रहेगा वो सारी चीज़ें, और एंडोस्कोपी करेंगे। उसके बाद में यूएसजी करेंगे, यानी अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे अब्डोमेन की कंप्लीट। तो मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या करना है, डाइट मैनेजमेंट करना है सबसे पहले। इसमें क्या करना है, लो फैट करनी है, यानी फैट को कम खाना है, और आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना है। जिस कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इसलिए खाना है कि आपकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एकदम फुलफिल हो सके, जो कंप्लीट हो सके। उसके बाद में थिक फूड कंट्रोल करना है, खाना है। ठीक, यानी जो गाढ़ा पदार्थ है वो लेना है। उसके बाद में जो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, यानी आपको खाना खाना है लेकिन वो क्वांटिटी के अंदर नहीं, यानी आप स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी के अंदर क्या खाएंगे, खाने को इनटेक करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपको देखिए अवॉइड क्या क्या करना है। तो आपको कॉफ़ी नहीं पीनी है, दूसरी चीज़ चाय को अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी है, चॉकलेट अवॉइडिंग करनी है, स्मोकिंग और एल्कोहल तो पीना ही पीना नहीं है, यानी एल्कोहल नहीं, कंजप्शन नहीं करना है, और स्मोकिंग नहीं करनी है। ठीक है। अवॉइड ऑल टाइप ऑफ ड्रग्स विच डिलेड स्टमक एम्प्टी, ऐसी दवाइयाँ भी नहीं खानी है जो क्या करती हो, स्टमक की डिले एम्प्टी कराती है, जो अपने जो स्टमक के कंटेंट्स हैं उनको डिले, जो उसका डाइजेशन है डिले करती है। ऐसी चीज़ें भी, दवाइयाँ भी आपको नहीं खानी है। ठीक है दोस्तों। तो आपको डाइट में क्या क्या मैनेजमेंट करना है कि लो फैट खानी है, हाई कार्बोहाइड्रेट खाना है, जो थिक फूड है वही खानी है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट मील लेना है, जो भी कॉफ़ी चाय कोको कोला स्मोकिंग है एल्कोहल है ये सारी क्या करनी है, अवॉइड करनी है, और ऐसी दवाइयाँ अवॉइड करनी है जिसका क्या हो, जो स्टोमक को डिले इम्प्टी करवाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दूसरा पोजीशन के अंदर, कि पोजीशन पेशेंट को कौन सी देनी है। तो पोजीशन के अंदर हम जस्ट आफ्टर, यानी खाने के जस्ट बाद में पेशेंट को ऐसे बोलना है कि आपको लेटना नहीं है, यानी आपको सोना नहीं है। अगर दोस्तों अगर पेशेंट खाने के जस्ट आफ्टर सो जाएगा, मान लो कि लेट गया, अगर लेट गया तो वहां पर ये कंटेंट क्या होंगे, देखिए पेशेंट किस तरीके से लेटेगा, इस तरीके से। अब ये पेशेंट है, इस तरीके से लेटेगा। अब ये स्टोमक के अंदर यहाँ पर ये कंटेंट है, तो ये क्या होंगे, इक्वल लेवल आ गए ना। अब इक्वल ये लूज स्पिंटर पहले से लूज है इधर, अगर इक्वल लेवल आ गए स्पिंटर लूज है तो यहाँ से वो बैकवर्ड फ्लो की तरफ कोशिश करेंगे। अगर बैकवर्ड जाने की कोशिश करेंगे तो आपको हार्ट बर्न ऐसे प्रॉब्लम्स होंगी। तो पेशेंट को क्या बोलना है कि अगर आपने डाइट कंजप्ट की है, आपने खाना खाया है, जस्ट आफ्टर आपको क्या करना है, या तो आपको घूमने चले जाना है। ठीक है दोस्तों। यानी अगर घूमने चला गया पेशेंट, आधा घंटा घूमने चला गया, तो वहां पर क्या होगा, लाई डाउन नहीं करेगा, यानी स्लीप, जैसे बेड पे लेटेगा नहीं, तो वो फूड क्या है मोस्ट ऑफ नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है। ड्यूरिंग, उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि अगर पेशेंट सोता है तो बेड का क्या है पोर्शन वो एलिवेटेड रखना है, यानी ये बेड है तो इस तरीके से थोड़ा अपर साइड में रखना है। ठीक है। और रिवर्स ट्रेंडल में पोजीशन देनी है, यानी बेड है उसको 6 to 10, 6 to 10 इंच, यानी बेड को 6 से 10 इंच तक थोड़ा उसका हेड एलिवेट रखना है, और रिवर्स ट्रेंडलमैन पोजीशन आपको देखकर चलनी है पेशेंट को। इतना आप इजीली कर सकते हैं। इससे क्या है, प्रिवेंट कर सकते हैं आप
जेड को। उसके बाद में बात करते हैं ड्रग्स की। तो ड्रग्स इसमें कौन सी देंगे, H2 ब्लॉकर्स देंगे, एंटासिड देंगे, ठीक है, जो एसिड के प्रोडक्शन को कम करती हैं वो दवाइयाँ देंगे। बाद में प्रोटोन पंप इनहिबिटर जैसे ओमेप्राजोल हो गई, पेंटाप्रोजोल हो गई, ठीक है, ये देंगे। बाद में प्रोकाइनेटिक्स ड्रग्स देंगे, ठीक है। उसके बाद में सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे, ठीक है। सर्जिकल में क्या करते हैं, तो ये सर्जिकल, अब देखिए सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में पहला प्रोसीजर करेंगे स्ट्रेटा प्रोसीजर। तो इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव है, उसकी प्रेजेंस के अंदर हम क्या करेंगे, जो लोअर इसोफेजियल स्पिंटर है उनकी कॉम्पिटेंसी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। यानी कि जो लूजनिंग्स हो रखी थी उसको क्या हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसमें यही लिखा है, इन दिस प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव लोअर इसोफेजियल स्पिंजर कॉम्पिटेंसी इम्प्रूव। यानी हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव के जरिए क्या करेंगे, लोअर इसोफेजियल स्पिंटर है उसकी कॉम्पिटेंसी यानी उसकी क्षमता है उसको क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद दूसरा प्रोसीजर है लिनेक्स प्रोसीजर, ठीक है। इसके अंदर एक टाइटेनियम का बैंड लेंगे और वो कहाँ पर प्लेस करेंगे, इसोफेजियल, लोअर इसोफेजियल स्पिंसर है वहाँ पर प्लेस करेंगे, जिससे क्या होगी, वो उस स्पिंसर की क्या है, जो लूजनेस हो रखी थी उसको टाइट टाइट करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, एक आता है निसेन फंडोप्लिकेशन। दोस्तों इसके अंदर क्या करेंगे, जो स्टोमक का फंडस पार्ट है ना, स्टोमक का जो फंडस पार्ट है उसको थोड़ा हट करेंगे, उस फंडस पार्ट को क्या करेंगे, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसके चारों ओर क्या कर देंगे, रेप कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब देखिए, अब ये आ गया फंडस, ये आ गया इधर से, अब इधर से यहाँ पर ऐसे कर देंगे। जब ये कंप्लीट, ये ऐसे इसके चारों ओर रेप कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर है जो लूज हो रखा था उसको टाइटनेस बढ़ा देगा। यानी कि इसकी टाइटनेस होगी तो ऑटोमेटिक फूड क्या नहीं जाएगा, अपर साइड में इसोफेगस में नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में करेंगे इस इसोफेगेटोमी, रिमूवल ऑफ लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड रिप्लेस बाय डेक्रोन ग्राफ्ट। यानी इसोफेगस को रिमूव करेंगे और प्लेस कर देंगे डेक्रोन ग्राफ्ट से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की, जर्ड के क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो आपको क्या होगा, इसोफेगस के अंदर बार बार कंटेंट्स जाएंगे तो वहाँ पर इसोफेग इन्फ्लामेशन होगा, इसको बोलेंगे इसोफेजाइटिस। बाद में इसोफेजियल स्ट्रिक्चर होगा, बेरेट इसोफेगस होगी और इसोफेजियल कैंसर होने का चांसेस है। अब इसोफेजियल कैंसर होने का चांसेस क्यों है, क्योंकि लगातार इसोफेगस के अंदर जो गैस्ट्रिक कंटेंट जाएंगे तो वहाँ पर अल्सर वगैरह पैदा करेंगे, तो वहाँ पर कैंसर होने के चांसेस डेवलप कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके कांटेक्ट में जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनके सभी के साथ अपने वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन चैनल को फॉलो कर जरूर करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है दोस्तों, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।